इंटेंजिबल एसेट्स में आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ गया, इन्वेस्टमेंट्स कंपनी की जो है वो उनकी आ जाती है नॉन करंट एसेट्स में, और लॉन्ग टर्म फॉर्मेट में दिया जाता है जिसमें सबसे पहले टूल्स एंड स्पेस आ जाते हैं जो ये यूज टूल्स कंपनीज के पास होते हैं अपने डेली सोल प्रोप्राइटर्स या एओपीज के लिए उसे बिजनेस कैपिटल का नाम देते हैं। तो कंपनीज के केस में शेयर कैपिटल आ जाता है और इंडिविजुअल्स एओपीज के केस में इसको बिजनेस कैपिटल हम कहते हैं, जो आगे कंपैरिजन के लिए SRO 350 में यूज की हुआ है। और अदर देन दैट इक्विटी में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आ जाता है। इसके अलावा रिवैल्यूएशन रिजर्व्स आते हैं वो लिस्टेड एंटिटीज के लिए। फिर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में पेएबल्स आ जाते हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आ जाती हैं, लीज लायबिलिटी जो शॉर्ट टर्म में 12 मंथ्स के अंदर जिसकी पेमेंट होनी है, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो आपने थ्रू फोकस था कि बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है और बैलेंस शीट होती क्या है, वो हम यहाँ पर आके कंक्लूड उसको करते हैं कि बैलेंस शीट बनी कैसे। सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स आपके आगे जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गया 200 का, 100 की लॉन्ग टर्म ये एग्जाम्पल है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 100 की आ गई, 300 आपके नॉन करंट एसेट्स आ गए। करंट एसेट्स आ गया आपके स्टॉक इन ट्रेड। अब ये स्टॉक इन ट्रेड आपने डिराइव किया फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कैसे किया है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैसे आया। फिर ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स एंड कैश एंड बैंक बैलेंसेस आपका 350 के नॉन करंट एसेट्स हो गए, टोटल एसेट्स आपके 650 के हो गए। अब इक्विटी साइड पे हमारे पास आ गया शेयर कैपिटल 150 का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो अगेन डिराइव हुए फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं वहां से कैसे आया 35.5। लायबिलिटीज शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इसका टोटल 464.5। तो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज आर 650 which are equal to the total assets। वही जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हमने शुरू में देखी थी कि assets is equal to equity plus liabilities, वो यहाँ पर आके हमारी यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली नजर भी आएगी। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने दो चीजें डिराइव की थी जो हम बैलेंस शीट में लेके थे, इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि SRO 350 बनाने के मतलब उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए बैलेंस शीट के साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले रेवेन्यू आ गया, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, जिसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ये जो माइनस क्लोजिंग स्टॉक हुआ है ये वही क्लोजिंग स्टॉक है जो आप पिछली स्लाइड में आपने स्टॉक इन ट्रेड करंट एसेट्स में देखा है 100 का, वो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोजिंग स्टॉक ये वो बनाइए। फिर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट डिराइव हो गया, उसमें अदर इनकम ऐड होगी, लेस जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, इनकम टैक्स आ गया, फिर नेट प्रॉफिट आ गया 35.5। ये वही नेट प्रॉफिट है जो लास्ट स्लाइड में हम लेके गए थे इक्विटी के नीचे। तो बेसिकली जब आपकी बैलेंस शीट बननी है वो विदाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बन सकती, उसमें आपकी क्लोजिंग स्टॉक की फिगर में नहीं आनी है और दूसरा नेट प्रॉफिट की फिगर आनी है। तो जो भी अभी हमारे दोस्त रिटर्न साइड कर रहे हैं और जो बिजनेस कैपिटल को एक बेसिस बना के लेके जाना चाह रहे हैं, आगे इंडिविजुअल्स और एओपीज हैं वो सिमिलरली बैलेंस शीट में मैंने एग्जांपल्स के तौर पे यहाँ पर दे दिए हैं, वो आप देख सकते हैं। तो हम SRO 350 पे आ जाते हैं जो उससे रिलेटेड लिक्विडिटी यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, SRO 350 आया क्यों और उसका पर्पस क्या था और उससे अचीव क्या हुआ, ये एक मेन कंसर्न है आप लोगों का भी और मेरा भी। जब मैं इसको गो थ्रू कर रहा था प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए और वैसे भी किया, तो इसमें मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि SRO 350 का पर्पस उन्होंने क्या किया और इतना हेस्टी मैनर में ये क्यों लाया गया। हेस्टी मैनर से मुराद ये है कि SRO ने FPR ने सब्सिक्वेंटली इसकी 2 अमेंडमेंट्स और कर दी और 2 अमेंडमेंट्स विद इन अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 मंथ। तो अगर ये इतना वेल फॉर्म था या इसके थिंकिंग प्रोसेस कोई FPR का था तो SRO फर्दर लाने का पर्पस बनता नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये एक तो SRO वेल प्लान नहीं था और वो क्या अचीव इससे करना चाह रहे थे ये भी उनको इनिशियली आइडिया ही नहीं था। दूसरा ये है कि FPR में इसका जो आपका कैपिटल है या जो बैलेंस शीट है उसका लिंक
आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के साथ क्यों नहीं किया? इनकम टैक्स रिटर्न में तो इंडिविजुअल्स और एओपीज जो बिजनेसेस हैं उनके लिए कंपल्सरी है कि उन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में बैलेंस शीट फाइल करनी है। अगर वो साथ अटैच नहीं भी करते तो इनकम टैक्स रिटर्न में कॉलम्स दिए गए हैं जो उनकी बैलेंस शीट के कॉलम्स होते हैं। तो why the FPR is not forcing the balance sheet in the income tax return, rather they are asking for a separate balance sheet। और जाहिर बात है वो आईआरएस में ही हम जो है प्रोफाइल में जाके बैलेंस शीट के कंटेंट सभी भर रहे हैं, उनकी फिगर्स भर रहे हैं, तो वो लिंक भी हो सकता है इनकम टैक्स रिटर्न के साथ। ये अभी तक लिंक क्यों नहीं हो रहा, इसका कोई आइडिया नहीं हो रहा। और इसके अलावा why is the SRO not applicable on the manufacturers? जो सप्लाई चेन आपकी सेल्स टैक्स में शुरू होती है वो मैन्युफैक्चरर से शुरू होती है या इंपोर्टर से शुरू होती है। इंपोर्टर्स के केस में अगर इंडिविजुअल्स और एओपीज हैं तो उन्होंने चले उन पे तो SRO एप्लीकेबल है, बट व्हाई नॉट ऑन द मैन्युफैक्चरर्स? मैन्युफैक्चरर जिससे सप्लाई चेन शुरू होती है और जहाँ से मोस्ट आपका टैक्स एवेजन का खतरा है वहाँ उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो एक्सप्लेनेशन है एसआरओ की वो कॉन्ट्रडिक्टरी है एसआरओ के साथ। उसमें जो है वो मैन्युफैक्चरर्स, इंडिविजुअल्स और एओपीज को भी एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम गिविंग देयर बैलेंस शीट, जो एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर। लेकिन एसआरओ में ऐसा नहीं है, उसमें खाली सिंगल मेंबर कंपनीज को एग्जेम्प्ट किया गया है कि वो भी बैलेंस शीट दें। और लास्टली ये है कि जो कंपनीज हैं, कंपनीज को क्यों जो है वो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, नॉट सिंगल मेंबर कंपनीज, जिनका एक से ज्यादा शेयर होल्डर है, उनको क्यों इससे एग्जेम्प्ट किया गया है, उसका आइडिया कोई नहीं है। तो ये कुछ इसमें ऑब्जर्वेशंस थी और इन ऑब्जर्वेशंस को अभी तक येट अनक्लियर एफपीआर की तरफ से इसमें कोई रिस्पॉन्स आएगा तो क्लियर होंगी। लेकिन बहरहाल इस एसआरओ की वजह से प्रैक्टिकली काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्योंकि इसके एसआरओ में उन्होंने स्पेशली जो रूल 18 को अमेंड की है, रूल 18 को, और रूल 18 के स्पेशली जो सब रूल 5(1) था, जिसके थ्रू उन्होंने जो पहले प्रोविजनल हमारे पास होती थी इनपुट टैक्स क्लेम करने का टाइम पीरियड टिल द नेक्स्ट 10 डेज ऑफ फॉलोइंग मंथ, तो वो उन्होंने ओमिट कर दी है। और अभी प्रैक्टिकली जो है वो इशू ये आ रहा है कि जितने भी हमारे लोग हैं जो सेल्स टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, वो उनकी रिटर्न्स प्रोविजनली एक्सेप्ट हो जाती हैं, लेकिन वो डिपेंडेंट हैं ऑन द सप्लायर कि वो अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवाए तो इनकी रिटर्न सबमिट होगी। और अगर वो अपनी रिटर्न नहीं जमा करवा रहा तो ऑटोमेटिकली जो है वो इनको डिसअलाउ कर देता है सिस्टम और टैक्स लायबिलिटी क्रिएट कर देता है। तो ये प्रैक्टिकली इशू आ रहा है, बड़ा ग्लेयरिंग इशू है, क्योंकि जो एफपीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपरेंटली शिफ्ट कर दी गई है परचेजर के ऊपर। परचेजर ने अगर वन टाइम परचेज करके उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है सप्लायर के साथ लॉन्ग लास्टिंग, तो वो कैसे इंश्योर करवाएगा कि सप्लायर जो है वो अपनी रिटर्न विद इन द मंथ सबमिट करे। तो ये बड़ा ग्लेयरिंग सा इशू है, जिसमें ये चीजें जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ने डेफर तो की थी वर्बली, बट अभी तक उसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। उन्होंने कराची चैम्बर में इसको किया। जी, कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर? एक या दो क्वेश्चन प्लीज। जो बिजनेस कैपिटल था, आप जो सेल्स है वो 5 टाइम हायर है, तो आप फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन का 1 है उसमें हम जाके बैलेंस शीट पे क्या अमेंड कर सकते हैं? तो हमारी जो बैलेंस शीट है वो कौन सी कंसिडर होगी, 3/4 या 3/23 वाली? आई थिंक देखें, आप अगर 30 जून 23 बट अगर आपका कमिश्नर साहब उस रिटर्न को एक्सेप्ट नहीं करते तो आपके पास बड़ा जेन्युइन रीजन होगा कि आप अपनी नई बैलेंस शीट के साथ कमिश्नर के पास जाएंगे कि जनाब ये पहले कैपिटल मेरा 5 लाख रुपए था, इसमें अब 10 लाख रुपए की मैंने ये मजीद इन्वेस्टमेंट कर दी है, टोटल कैपिटल 15 लाख हो चुका है, तो एज ऑफ टुडे मेरा कैपिटल चेंज हो गया, लिहाजा मेरी जो रिटर्न है जिसमें सेल जो उनकी है वो पिछले कैपिटल के मुकाबले में 5 टाइम से ज्यादा है, लेकिन नई बैलेंस शीट के मुताबिक कम है, ये आप एक्सेप्ट करें। आई थिंक सो वेरी जेन्युइन रीजन क्यों ना एक्सेप्ट करें। जैसा क्या आईआरएस के थ्रू? हाँ, आईआरएस का एक मैं देता हूँ सर। देखिए, मेरे ख्याल में आईआरएस के अंदर जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है कि आप एक नई बैलेंस शीट सबमिट कर सकते हैं।
KYC का शायद कुछ एक्सपर्ट्स हों आईआरएस को चलाने वाले, वो कुछ मशवरा दे। मे बी नासिर इज हियर या डिजाइन का ऑप्शन है। तो एवरीबॉडी उसमें आईआरएस पे लॉगिन होके रजिस्ट्रेशन में जाके और वो जो उन्होंने एप्लीकेशन प्रोवाइड की थी उस एप्लीकेशन को खोला, जो कि जो चीजें उस पे फिर डिस्प्ले होती थी उसमें टैक्स मोड का एक था टैब, दूसरा टैब था उसमें आपका डाटा का टैब जिसमें आप बैलेंस शीट को फिलअप करते थे, और तीसरा टैब था अटैचमेंट का। अब यहाँ पे मैं कुछ थोड़ा सा मजीद हाईलाइट करूंगा कि जब ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई तो उस वक्त एसआरओ में लफ्ज प्रोवाइड था जगह जगह, तो यानी हर बार के बाद था प्रोवाइडेड। तो जैसे आपने बात की ना थोड़ी सी देर पहले कि टैक्स लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2024 इसमें सॉइल लिटिगेशन के कोई नहीं है, तो एसआरओ 350 में सिर्फ प्रोवाइडेड के अलावा कुछ नहीं। अच्छा जी, उस प्रोवाइडेड को फिर जब उन्होंने खत्म किया तो उन्होंने खत्म इस तरह किया कि उन्होंने पहले एक एसआरओ दिया, फिर दूसरा एसआरओ दिया। अब वो जो हम बैलेंस शीटें दे चुके थे तो वो सब्जेक्ट टू अप्रूवल थी। अब मैं आपको प्रोवाइडेड की तरफ में रोशनी डालता हूँ, तो वो फिर जब उन्होंने उसको रिवर्स किया, मैं सर एक बात इसमें बड़ी अहम करूंगा, वो क्योंकि आप उसके ऊपर ज्यादा रोशनी डालिएगा कि एफपीआर ने फिर कहा कि आप अपने टैक्स प्रोफाइल में जाके बैलेंस शीट को ऐड कर लें, तो वो प्रोवाइडेड इस वजह से खत्म हुआ, सारा प्रोवाइडेड चलेगा। अच्छा, मैं आपको बताने लगा बड़ी अहम बात है ये जो आप करने लगा। एफपीआर एक ही इदारा है, उसका एक ही सॉफ्टवेयर है आईआरएस। जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न खोलते हैं तो उसके ऊपर जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो कुछ और अंदाज में, वो कुछ और कहता है। जब आप उसको रजिस्ट्रेशन टैब में से जाके ओपन करते हैं डाटा टैब में, तो वहां वो कुछ और रिफ्लेक्ट करता है आपसे, वो चीजें किसी और तरह से डिमांड करता है, उसके डिस्क्रिप्शन ही अलग है। अब मैं अगर वही सारी चीजें डालूं, यानी तीसरी जगह पे जो बैलेंस शीट प्रोवाइडेड है वो टैक्स प्रोफाइल है। अब इन तीनों जगह में ये तीनों ही डिफर अगर मैं फिलअप कर देता हूँ, इन्हें तो गल बननी नहीं, इन्हें कहने थे हो रहे थे हो रहे। अब मैं सर इसके बाद इसके ऊपर आपने रोशनी डाली है, और जो कि क्या एक दफा बैलेंस शीट सबमिट करने के बाद उसको चेंज करने का ऑप्शन है या मेरी इत्तला के मुताबिक ऐसा कोई ऑप्शन सही ऑप्शन प्रोवाइडेड है, लेकिन वो कमीशन करेगा। मैं को जवाब दिया है, वो उनको जवाब सही है। अच्छा जी, क्वेश्चन आंसर आप करते हैं। और है तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि ये बैलेंस शीट का हवा शायद हमने अननेसेसरीली क्रिएट किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही है मेरे वो तमाम भाई जो 0-0 डाल के बेनिफिट सबमिट करते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं, जिसकी वजह से आज वो परेशान है कि बैलेंस शीट कैसे। ये एक एस्पेक्ट है, और दूसरा एस्पेक्ट जो जाहिर ने पॉइंट आउट किया कि बोर्ड इतना बेवकूफ है, इतनी अकल नहीं बोर्ड के अंदर कि भाई इनकम टैक्स के अंदर कंपल्सरी है उसको फाइल किए बगैर इनकम से रिटर्न फाइल नहीं हो सकती। जिन्होंने 0-0 तो किया उन सब की सर्टिफिकेट कितना अच्छा काम होता, कुछ भी ना करना पड़ता और सारा काम होता। तो ये भी एक मसला है। तीसरी बात, एक मिनट बात जाहिर ने जो बात की है मुख्तलिफ फॉर्मेट की, इस बात पे ध्यान में रखे किसी भी फॉर्मेट के अंदर फर्क क्या होता है बैलेंस शीट के अंदर क्लासिफिकेशन की। मिसाल के तौर पे मैंने फिक्स्ड एसेट लिख के फिगर लिख दी, आपने बनाई तो आपने कहा प्लांट एंड मशीनरी इतनी है, फर्नीचर इतना है और एयर कंडीशन इतने के, तो आपने 3 लाइनों में डाल दिया, मैंने 1 लाइन में डाल दिया था। कैश एंड बैंक बैलेंसेस मैंने इकट्ठे कर दिया, आपने कहा कैश इन हैंड इतनी है, फलाने बैंक में इतने पैसे पड़े हैं, फलाने में इतने, फलाने में इतने, ऐसे आपने उसको 4-5 लाइन में डिवाइड कर दिया। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फॉर्मेट क्या कंटेंट एक ही है, और अल्टीमेटली जो कैपिटल वर्कआउट होगा वो कोई नहीं।
से एक ही बात करने के लिए बैलेंस शीट और रूल 5(2)(f) के तहत ये क्या चीज है, और ये वन टाइम है, हर मंथ की है, जब उसके ऊपर बोर्ड ने बाद में क्लैरिफिकेशन दी। तो जो चीज आपसे आफिस साहब से खालिद साहब से सीनियर लोगों से एमएससी की वो यही है कि पहले आप बुक पढ़ें। तो मोस्टली को जब मैंने कहा कि ये रूल 5 डील्स विद रजिस्ट्रेशन है, ये वन टाइम होगा, आप अगर ये पढ़ लें तो आपके सवाल में ही जवाब है। तो ये इसके ऊपर एक मैंने उनको मिसाल भी दी कि यार थ्रू आउट तमाम ग्रुपों पे जो हमने देखा कि एवरीबॉडी इज सेइंग, जैसे आपने कहा ये हवा बना दिया, तो गांव में एक मिसाल दी थी कुत्ता कल है तो सारा पिंड कुत्ते पीछे दौड़ेगा, कल ना ही लगा है। तो सेकंड जो इसमें रूल 18D की जो बात है 5 टाइम ऑफ द डिक्लेयर कैपिटल सेल होनी चाहिए, अगर ये मुझे नहीं समझ आ रही कि इन्होंने कंसेप्ट कहां से लिया और ये क्यों होना चाहिए। एक ऐसा भी बिजनेसमैन है जिसको सुबह डेली बेस पे क्रेडिट पे माल आता है, मंडी में वो बैठा हुआ चीटिंग का काम कर रहा है, शाम को उसका काम मिल जाता है। सर मैं उसके मैं से बता रहा हूं कि कंसेप्ट कहां से लिया। और आखिरी बात ये कि जो बार-बार लफ्ज प्रोवाइडेड था, तो उसमें मिसाल मैंने ये दी थी कि हर काम के बाद आप इधर से ना इधर से आए, तो वो ऐसे कि गांव में एक कुआं था, कुत्ता उसमें गिर गया, लोग पानी निकालते रहे, कुत्ता उठ गया, तो अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर इज रिमेंड देयर। जिन्होंने जिसकी शायद अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है, बकौल हाफिज साहब के अकाउंटिंग बैकग्राउंड के बगैर ना आईटीपी हो सकता है, ना एडवोकेट हो सकता है जो टैक्स प्रैक्टिस करे। लेकिन फिर भी मैं एहतियातन कहता हूँ कि अगर मेरे कुछ ऐसे साथी हैं जिनको ये पूरे ये सर मैं ये प्रपोजल देना चाहूँगा ऑनरेबल प्रेसिडेंट को भी और सीनियर मेंबर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि अभी फाइनेंस बिल पेश होना है, तो इस हवाले से भी हमें प्रपोजल देनी चाहिए। और एनॉमली कमेटी भी होती है, नॉमलीज जो मौजूद हैं हमारे दौर में डिस्कस भी हुई है, वो भी एक प्रपोजल हमारी बार की तरफ से ऑफिशियली सीनियर की कंसल्टेंसी के साथ दी जाए। So, coming to my vote of thanks, it is my privilege to propose vote of thanks and acknowledge the contribution of those who worked really hard to make this event possible. First of all, I, on behalf of the Al-Qur'an Islam Bar Tech Bar Association, would like to express my sincere gratitude to the Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala for making today's event a grand success. On behalf of my tax bar, I would like to express my sincere thanks to our honorable guest, Mr. Tawqir Aslam, Chairman Appellate Tribunal Inland Revenue, Mr. Tariq Afaq, Member Legal, who has already left, Mr. Nusratullah Khan, Commission Appeals, Dr. Muhammad Khurram, Commission Appeals, Mr. Mahiuddin Ismail, Commissioner Appeals, and Mr. last but not the least, Mr. Tawqir Ahmed. Sir, thank you very much for taking your time. My senior member, Habib Abdul sir. Sir, knowledge has added to the glory of this event. Ladies and gentlemen, an event like this cannot happen overnight. A special mention to our ever-energetic President, Mr. Farag Fazal Sheikh, for his great planning and hard work. My gratitude extends towards all members of our executive body for their involvement and their willingness to take on the completion of tasks as a challenge, which made this event possible. Finally, I would like to thank each one of you for being here today, especially all of our members, senior members. मोहम्मद अली सिद्दीकी बच्चे ने मेरे साथ बहुत ज्यादा एक मैसेज के ऊपर आप लोग खूब सख्त स्कोप में निगरानी बनवाता रही कर सकता था। मैं बाकी अपने पूरा